हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सिस आईआईटी एंड नीट। आज हम लोग 9th आईसीएससी में केमिस्ट्री में एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है पीरियोडिक टेबल करके वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर इतना क्रूशियल इसलिए हो जाता है बिकॉज पहली बात ये आपको 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस में मिलने वाला है। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको चैप्टर अगर अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आपको टेबल पूरी याद है अगर, तो आप इससे कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अदर चैप्टर्स में मिलने वाले हैं और अदर चैप्टर्स में आपको इससे हेल्प मिलने वाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, इनको बैकबोन बोलते हैं चैप्टर्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकबोन्स होते हैं, आपको केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। पीरियोडिक टेबल होती क्या है? सबसे पहले आप सब ने इस टेबल को देख रखा है। ठीक है, हमें पता है टिल नाउ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है। ठीक है, तो उन सभी एलिमेंट्स का एक प्रॉपर यार अरेंजमेंट है टेबलर फॉर्म में, जिसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगा जब ये टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लो पहले टेबल होती क्या है। आप बहुत लोगों ने आई थिंक इसको देख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, जिसने नहीं भी देखा है वो आप देख सकते हैं, सामने यहाँ पे टेबल दिख रही है। आपका जो साइंस का लैब कॉपी होता है उसके फर्स्ट पेज में आप देखोगे तो ये टेबल बनी रहती है। ठीक है ना, तो आप जैसे आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन रखा हुआ है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, राइट। आप इधर देख रहे हो ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे ही सभी एलिमेंट्स, इनमें से मैक्सिमम लोगों को आप जानते हो, मैक्सिमम एलिमेंट्स को आप जानते हो, कुछ लोग एलिमेंट्स को आप नहीं भी जानते होगे, राइट। तो ये सभी एलिमेंट्स का एक्चुअली एक अरेंजमेंट है जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और ये सबसे लेटेस्ट टेबल है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मॉडर्न टेबल है, इसको हम हेनरी मोजले का टेबल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये मॉडर्न टेबल जो आपको जितना अच्छा दिख रहा है, राइट, जितना आसान से दिख रहा है कि नहीं ये टेबल ऐसे से बस हमें ड्रॉ कर देना है, ये टेबल इतनी इजीली फॉर्म नहीं हुई यार। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको धीरे धीरे स्टार्ट किया क्लासीफाई करना एलिमेंट्स को, और बहुत लोगों के अपने अपने क्लासिफिकेशंस आए, और सबसे लेटेस्ट हम ये हेनरी मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन अभी हमें सिलेबस में अदर क्लासिफिकेशन भी पढ़ने हैं कि कौन कौन से और लोगों ने क्लासीफाई किया इसको, और फिर ये लास्ट में हमें मॉडिफाइड टेबल पढ़नी होती है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेशन है, यानी एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, उसका नीड क्या पड़े पहले हम ये समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों हुआ एलिमेंट्स का। तो देखो यार, हम लोग का जो नेचर है वो नेचर ही है कि सिमिलर जो लोग होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, या सिमिलर कुछ भी चीज़ें होती हैं, वो उनको हम ग्रुप में रख देते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उनको हम सेलेक्ट करके प्रॉपर एक कैटेगरी में कर देते हैं कि हाँ देखो ये इस कैटेगरी के लोग हैं, इनमें जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही लोग होंगे। ठीक है, हम एक कैटेगरी बनाते हैं कि ये ऐसा, हम उनको ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करना बहुत अच्छा लगता है कि हमने ग्रुप कर दिया कि इस ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, इस ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, राइट। कोई भी जैसे हम अपने ड्रॉर में भी कुछ चीज़ें रखते हैं तो उनको हम कैटेगराइज करके रखते हैं कि नहीं इसमें शर्ट सभी रखे हैं, इसमें सभी पैंट्स रखे हैं, राइट, इसमें जीन्स रखी हैं सभी, राइट, इसमें सभी हमने जितने भी हमारे ब्लेजर्स हैं वो रख दिया हमने। तो हमें चीज़ों को ग्रुपिंग करना, लाइक सिमिलर चीज़ों को ग्रुप में रखना अच्छा लगता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ बहुत सारी डिफरेंट कलर की अगर बॉल्स रखी हुई हैं तो आप उनको अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर दोगे। अगर 2-4 कलर इधर उधर होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उनको भी क्या करोगे कि सेम ग्रुप में उनको आप डाल दोगे कि हाँ चलो ये रेड वाले बॉल्स वहाँ रहेंगे, ग्रीन कलर के बॉल्स उधर रहेंगे, राइट, ऐसे आप कर दोगे, वो हमें अच्छा लगता है। और एक्चुअली अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ अगर, तो एलिमेंट्स में जैसे मैं बोलूँ इतने सारे एलिमेंट्स हैं यार। ठीक है, अब सभी एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना है, तो आपको अगर इंडिविजुअल सब एलिमेंट्स को स्टडी करना है 1 by 1 तो वो एक बहुत टफ टास्क है। सिंपल सी बात, जैसे बोलूँ आपसे मैं सोडियम को आप स्टडी करो, सोडियम के बारे में आप जानो कि सोडियम का प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, कितना मलेबल होता है, कितना डक्टाइल होता है, राइट, कैसे रिएक्शन करता है किसी अदर कंपाउंड के साथ। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सोडियम की जो आप पढ़ सकते हो, राइट। आप अगर सब प्रॉपर्टी को कंबाइन करोगे छोटी सी बुक बन सकती है। पोटेशियम के बारे में ऐसे आप पढ़ सकते हो, दूसरे जो फ्लोरीन के बारे में पढ़ सकते हो, क्लोरीन के बारे में पढ़ सकते हो। तो सभी एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना टफ है क्योंकि सबकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। आप इसको पढ़ रहे हो फिर इसको पढ़ रहे हो तो वो टफ टास्क है। तो साइंस हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम इनको इतना टाइम लें और इतना लेंथी प्रोसेस यूज करें। साइंटिस्ट लोग क्या करता है, चीज़ों को ईजी करता है, टाइम आपका सेव करता है, राइट।
तो सिंपल वही हुआ यहाँ पे कि लोगों को नीड हुआ कि हम जितने भी लोग की प्रॉपर्टीज सेम है, जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, उनको हम एक साथ रखना स्टार्ट करते हैं, उनको ग्रुप में कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इसको शुरू किया। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट जो क्लासिफाई एलिमेंट्स हुए वो लेवाइजर करके साइंटिस्ट हैं, आप सबने सुन रखा है। लेवाइजर ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन। उन्होंने मेटल्स में डिवाइड किया, नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स को। बोले मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने पढ़ रखा है मेटल क्या होते हैं, जैसे उनकी मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, राइट, लस्ट्रस प्रॉपर्टी जो होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे ही उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सिंपल क्या किया, मेटल को अलग कर दिया, नॉन मेटल को अलग कर दिया। ठीक है, कुछ गैसेस भी थी उनको भी अलग कर दिया। तो ऐसे ऐसे डिवाइड किया। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स, ये मेटल नॉन मेटल का जो फंडा था फेल हो गया। बिकॉज मेटलॉइड्स आप कहाँ रखोगे? मेटलॉइड्स आपको पता है क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मैच करता है, नॉन मेटल से भी मैच करता है। तो आप उनको कहाँ रखोगे? मेटल में रख रहे हो तो बोलोगे सर इसका प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल से भी है, तो वहाँ पे रखना चाहिए आपको, राइट। आप अगर नॉन मेटल पे रख रहे हो तो बोलोगे सर इसका प्रॉपर्टी तो मेटल से भी मैच कर रहा है, आपको मेटल साइड रखना चाहिए। तो सिंपल सा ये प्रॉब्लम हुआ लेवाइजर के क्लासिफिकेशन में, वो फेल हो गया। ठीक है ना। बट हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो हमारे सिलेबस में मैं डायरेक्ट आता हूँ, जो जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जैसा देख रहे हो, डोबरनियर करके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यार एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सिमिलर प्रॉपर्टीज के तीन तीन लोगों को रखा, तीन तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा। ठीक है, और उनको इन्होंने ट्रायड्स बोला। क्या बोला? ट्रायड्स। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर कि देखिए, जैसे तीन एलिमेंट्स हैं, कोई जस्ट इमेजिन ये ए, कोई बी है और ये सी है। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स ए बी सी हैं। तो इन ए बी सी जो तीन एलिमेंट्स लिया इन्होंने, लिटरली ए बी सी नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा उन्होंने कौन कौन से ट्रायड्स बनाए। इन्होंने क्या किया, तीन तीन लोगों को लिया, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। बोले कि सिमिलर प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं ना, मोटिव यही था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को आप एक एक ग्रुप में रख दो। ठीक है, कैटेगराइज कर दो। तो आपने इन्होंने क्या किया, डोबरनियर ने, कि तीन तीन लोगों की जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक ग्रुप में रखना स्टार्ट किया। ठीक है, और इस ग्रुप को सिंपल उन्होंने ट्रायड्स बोला। ट्रायड्स मतलब तीन से मतलब है उसका, डोबरनियर का ट्रायड्स बोला। और ये ट्रायड का एक खासियत था। ठीक है, इसका एक प्रॉपर लॉजिक था, एक कंसेप्ट था। क्या था कंसेप्ट था? ऐसे नहीं कोई भी तीन एलिमेंट उन्होंने उठा के रख लिए, इनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहली बार सिमिलर थी। और दूसरी बात, एक जो लॉजिक था इनका, कि जो हमारे टर्मिनल एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो हमारे टर्मिनल बेटा एलिमेंट्स थे, उनके जो एटॉमिक मासेस थे, उन एटॉमिक मासेस का जो एवरेज था, यानी अर्थमेटिक मीन जो था, एवरेज समझते हो ना, इसका मास लो, इसका मास लो, दोनों का मास ऐड करके अब 2 से डिवाइड कर दो। तो उस एवरेज जो एवरेज मास आया था वो एक्चुअली मिडिल वाले एलिमेंट का मास था। ठीक है, अभी एटॉमिक मास के बारे में हमें पता था, तो उस समय एटॉमिक मास ही था, तो एटॉमिक मास पे ही हम लोग अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को। ठीक है, जितने भी लोगों ने उस टाइम क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, वो उनका बेसिस एटॉमिक मास ही था। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो आप पढ़ते हो वो बहुत बाद में आया था। जो मॉडर्न टेबल जिसके आधार पे क्लासिफाइड है, मोजले ने किया था, वो बाद में पढ़ते। पहले हम ये डोबरनियर और जो बाकी एलिमेंट्स, बाकी साइंटिस्ट लोगों का क्लासिफिकेशन उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डोबरनियर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स उठाए और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। और इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट ये था कि जो टर्मिनल एलिमेंट्स के मासेस का एवरेज है, ठीक है, टर्मिनल बेटा एलिमेंट्स के जो मासेस का, एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आया था वो था मिडिल वाले का मास। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, उनका एक ट्रायड लेता हूं। यहाँ पे देखिए, लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। इन्होंने क्या किया कि जैसे एक फर्स्ट ट्रायड लिया, ये बोले कि इन लोग की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेम है। आप देख सकते हो ये तीनों ही एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों की वैलेंसी 1 होती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भी सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं, राइट। आपको पता है ये 2,1 है, ये 2,8,1 है, ये 2,8,8,1 है, राइट। तो इन लोग की प्रॉपर्टी सेम है। ये सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। इनके हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मूला सेम होगा। जैसे आपको बता दूं मैं, आप सबको पता है, जैसे LiOH नहीं, NaOH और K का बोलो क्या होगा, KOH। तो इनकी प्रॉपर्टी देखो सिमिलर है, इनकी वैलेंसी सबकी 1 है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भी सेम है। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी वाले लोग हैं। अब इनके जो कंसेप्ट था मास वाला, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसको कैसे समझते हैं, यहाँ पे देखिए, लिथियम का आपको सबको पता है, एटॉमिक मास होता है, बोलो कितना होता है, वो
7 होता है, ठीक है। पोटेशियम का सबको पता है, बोलो कितना होता है एटॉमिक मास, 39 होता है। तो आप देखो यार यहाँ पे 7 और 39 इन दोनों एटॉमिक मासेस का अगर आप एवरेज निकालो, ठीक है, अगर आप एवरेज निकालोगे बोलो कितना आएगा ये 46/2 यानी 23। और आपको पता है एक्चुअली सोडियम का जो बेटा एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। तो ये इनका प्रिंसिपल था कि टर्मिनल एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज या अर्थमेटिक मीन वाज द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन, ठीक है। मिडिल वाले एलिमेंट का मास इन एलिमेंट्स के मासेस का एवरेज था। तो इन्होंने ऐसे ट्रायड्स बनाए और इनमें खास बात क्या थी कि इन ट्रायड्स में तीनों लोग जो थे, तीनों एलिमेंट्स थे, इन लोग की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। और ऐसे इन्होंने ग्रुप में कैटेगराइज किया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ट्रायड का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पे आप देखो एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है, इसका 7, इसका 23 और ये 39। तो एटॉमिक मास ही उस समय था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तीन लोगों को उठाया, पिक किया और उनको ट्रायड्स बोला। इन ट्रायड्स में खास बात थी कि टर्मिनल एलिमेंट्स का जो मासेस का एवरेज है वो मिडिल वाले का मास था, ठीक है। और इन लोगों की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इन ग्रुप इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। हमने अभी जस्ट यही आपको बताया कि जो टर्मिनल एलिमेंट्स के मास का एवरेज है वो मिडिल वाले का है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया यार, लिथियम है, ठीक है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम। आप देख रहे हो ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का जो आप देख रहे हो 7, 23, ये ट्रायड, इस ट्रायड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं, ये फर्स्ट ग्रुप, अगर आपको टेबल पता है तो मॉडर्न टेबल में आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। मैंने आपको वही बता रहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, नहीं इनको हमें ग्रुप बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है, वो बारे में बाद में बात करेंगे। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका आप निकालोगे ये एवरेज, वो सोडियम का आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट ट्रायल ले रहा हूँ, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का जो मास होता है एटॉमिक मास 35.5 है, आयोडीन का 127 होता है। अगर आप 35.5 और 127 का एवरेज निकालो यार, ठीक है, इसका आप अगर एवरेज निकालोगे, ठीक है, आप निकाल सकते हो कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 80 के पास, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 80 के पास आएगा। एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो 35 और ये 127.5 कितना आएगा, चलो निकाल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितना 0.5 रहेगा, 2 हो गया, ये 6 हो गया एंड ये 162.5/2, बोलो ये कितना आएगा 81.25, राइट। 81 टू जाएगा 162 और 0.25 टू 0.5, चलिए तो 81.25 आएगा जो कि नियरली 80 के पास है। और इसका ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता भी है, ठीक है ना। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो इन लोग की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। आपको बताऊं अगर मैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ये 3 लोग हैं, ये ऑब्वियसली इन लोग की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। और आज भी इवन देख सकते हो आप लोग कि एक ही ग्रुप में रखे गए, इनको हेलोजेंस बोलते हैं हम लोग। 17th जो ग्रुप मॉडर्न टेबल के अकॉर्डिंग हमको पता है अगर, तो उसमें रखे गए हैं ये, तो एक ही ग्रुप में है। इन सब की आप प्रॉपर्टी देख सकते हो यार, सभी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, सबकी वैलेंसी 1 होती है यहाँ पर, ठीक है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है, ठीक है। लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं सब तीनों में, ठीक है। सभी नॉन मेटल्स हैं। इन सबको अगर आप इनके ऑक्साइड्स को देखो, उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, तीनों के ऑक्साइड्स का। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज थे, तो इन्होंने एक ट्रायड ये भी बनाया, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने कुछ ट्रायड्स बनाए और उन्हें प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं थी, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर था और उनका प्रॉपर लॉजिक था कि भैया टर्मिनल एलिमेंट्स के मासेस का एवरेज होगा मिडिल वाले का मास, ठीक है, नियरली अप्रॉक्सीमेट भी हम वो टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ भी देख रहे हो एक ट्रायड हमने और लिया है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम का। कैल्शियम इज 40, बैरियम इज 137। आप इसका यार एवरेज निकालोगे, ठीक है, तो ये नियरली 88 आएगा स्ट्रॉन्शियम के बराबर। तो ऐसे ट्रायड्स लिए इन्होंने, आपको मैं सिंपल यहाँ पे बताऊँ अगर, तो देख सकते हो प्रॉपर कैलकुलेटेड है। अच्छा हाँ, यही है डोबर्नियर जी, आप अगर इन्हें देख पा रहे हो, ठीक है, डोबर्नियर है, इन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया था, जस्ट आपको इनके दर्शन हो जाए इसलिए, ठीक है। बाकी ये देखो यहाँ पे दिया मैंने तीनों का प्रॉपर जो हमने निकाला है एवरेज, ऐसे है,
ठीक है, आप देख सकते हो लिथियम का 7, रोडी 3, 39 ये करके आया। ठीक है, ये कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम वाला, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम वाला, ठीक है, 88.5 आता है, ये अप्रॉक्सीमेट 88, ये आया 88.5, ये 88 होता है। ठीक है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है, आप यहाँ देखोगे 81.25 आया था, जो कि नियरली 80 के पास है। तो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया और ट्रायड्स बनाया। ठीक है, और ट्रायड्स बनाने के बाद कोई बुराई नहीं थी ट्रायड्स में, बट इस क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स थे कई सारे। उनमें से जो कि कुछ इंपॉर्टेंट मेन ड्रॉबैक्स उनकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो यार ये जो ट्रायड्स बनाए बहुत कम ट्रायड्स बनाए इन्होंने। ठीक है, बहुत लिमिटेड ट्रायड्स बनाए, क्योंकि इन ट्रायड्स फॉर्मेशन में जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे इनके टाइम के, वो सब नहीं आ पाए, उन सब का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो लिमिटेड ट्रायड्स वर फॉर्म एक्चुअली। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया उसमें, तो वही लिखा यहाँ पे, फेल टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स, यानी सभी जितने उस समय नोन एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को ट्रायड में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, वो नहीं कर पाए। ठीक है, पहला इसका ड्रॉबैक, बहुत कम ट्रायड्स फॉर्म हुए थे, बाकी लोग बच गए थे, उनका क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं था। फर्स्ट। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है, द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। इसका भी देखिए यार, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यानी सेम फैमिली में भी ये जो इनका लॉ है कौन सा लॉ बोलो, कि टर्मिनल एलिमेंट्स का जो मास है उसका एवरेज आता है मिडिल वाले का, वो लॉ फॉलो नहीं होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं उसी हैलोजन फैमिली का। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन का। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन देखो, अगर आप चेक करो तो फ्लोरीन का बोलो कितना होता है मास, 19, एवरीवन नोज। ब्रोमीन हमने जैसे अभी देखा 80 होता है। ठीक है, तो 19 प्लस 80, आप इसको डिवाइड करो 2 से। ठीक है, बोलो कितना आएगा ये, ये हो गया 99, नहीं राइट, और 99/2, बोलो कितना आएगा ये, कितना, 49.5, तो ये 49.5 आना चाहिए, नहीं? हाँ, बट हमें पता है क्लोरीन का मास तो इतना नहीं होता है, कितना होता है बोलो, 35.5 होता 35.5, और ये अप्रॉक्स नहीं है, ये मत बोल रहे अप्रॉक्स तो पास है, अप्रॉक्स नहीं, बहुत दूर है। ठीक है, देखो यार मैंने एक ट्रायड लिया, सेम फैमिली है, आपको पता है हेलोजन फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरी एक सेम फैमिली है। तो मैं सेम फैमिली में विद इन सेम फैमिली है, और सेम फैमिलीज का मतलब पता है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज तो हैं, बट ये जो लॉ है टर्मिनल का एवरेज होगा मिडिल वाले का मास, वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी इनका ड्रॉबैक था। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट 2 ड्रॉबैक्स हमें दिमाग में रखने हैं डॉबर्नियर के, कि सभी एलिमेंट्स जो समय नोन थे सब ट्रायड में नहीं आ पाए थे, सबका ट्रायड्स नहीं बन पाया था, और सेम फैमिली में भी ये ट्रायड का जो लॉ था अप्लीकेबल नहीं था। जैसे एग्जांपल आपको दे देना है हेलोजन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का। ठीक है, ये आप कर लोगे। ये सिंपल क्लासिफिकेशन था डॉबर्नियर का, इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं। आगे यार नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो यार, ये इसमें कमी आ गई, तो अब कोई इंसान आएगा इन कमियों को कोशिश करेगा दूर करने का, या कुछ अपना नया टेक्नोलॉजी से अपना मॉडिफाइड टेबल देगा। ठीक है, तो वही इंसान हमारे पास आगे दिख रहे हैं ये। ठीक है, न्यूलैंड करके इनका नाम है, न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया, अपना एक अलग टेबल बनाया। ठीक है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं सिंपल। इन्होंने क्या किया आपको बता दूं सिंपल सा, एटॉमिक मास अभी भी सीन में है। ठीक है, ये एक्चुअली म्यूजिक से बहुत प्रेम करते थे, म्यूजिक लवर थे। जैसे उन्होंने क्या किया कि जैसे बोला कि म्यूजिक में नोट्स जो होती हैं, आप देखो नोट्स जब इंक्रीज करती हैं, जैसे मैं इंडियन जो हमारा नोट है उसके बारे में बात करूँ तो 7 नोट्स होती हैं। ठीक है, वेस्टर्न में भी 7 नोट्स ही होती हैं, और जैसे हम लोग का नोट्स क्या, सा रे गा मा पा धा नी, 7 ये ओरिजिनल नोट्स होता है। ठीक है, तो सा रे गा मा पा धा नी, तो ये 7 नोट्स हैं। अब इसका जो नेक्स्ट नोट आता है, जो ऑक्टेव हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखते हो तो उसमें जो ऑक्टेव होता है ना, तो उसका क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, वो लास्ट वाला जो सा आता है वो एक्चुअली फर्स्ट वाला का ही, देखो सेम है कि नहीं, ये भी सा है वो भी सा है। ठीक, जैसे आपको मैं यहाँ देखो इसे लिख देता हूँ, आप उससे थोड़ा ज़्यादा रिलेट करोगे। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, सारे,
ठीक है। और नेक्स्ट क्या जो एक्चुअली है वो फिर सा है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये 7 नोट है ओरिजिनल, और ये जो 8th नोट है वो फर्स्ट वाला का देखो डिटो, आपको लग रहा है ना रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं नोट्स के हेल्प से, इस म्यूजिक ऑक्टेव के हेल्प से उन्होंने अपना एक ऑक्टेव लॉ दिया, ठीक है। ऑक्टेव लॉ कैसे दिया, पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। देखो, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मैं आपको पहले बता दिया एटॉमिक मास ही अभी सीन में है, ठीक है। तो एटॉमिक मास के बारे में हम बात करेंगे केवल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट्स को और पाया कि 8th एलिमेंट जो आ रहा है, कहीं से भी आप स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8th वाला लाओगे तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रही थी, ठीक है। वही लिखा है, टू फर्स्ट एलिमेंट जस्ट एज द 8th नोट ऑफ अ म्यूजिकल ऑक्टेव इज द सेम एज द फर्स्ट वन, ठीक है। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि 8th जो नोट है, एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया ना 8th नोट क्या है, फर्स्ट वाले का रेपुटेशन जैसे है या रिजेंबलेंस है उसमें, वैसे ही इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया और ये पाया कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, आपको पता है एटॉमिक मास यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है सब लोग। ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ये फ्लोरीन, देन ये सोडियम, मैग्नीशियम। और आप अगर बोलोगे सर ये फ्लोरीन के बाद नियॉन कहाँ गया 10 वाला, तो इस समय अभी नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है ना, आपको बात ये दिमाग में रखनी है। सोडियम, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन आपको क्लोरीन, देन आर्गन फिर नहीं है अभी इस समय, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम, क्रोमियम, ये फिर आगे आगे एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे मैं बोलूँ ये हाइड्रोजन को मान लेता हूँ 1, फर्स्ट है ये, ठीक है। तो ये 1 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th, ये फ्लोरीन 8th पढ़ा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन आप चैप्टर पढ़ते हो जैसे, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ये सेम फैमिली है एक्चुअली, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की, ठीक है। एक्चुअली हाइड्रोजन तो अलग है, उसका ये ड्रॉबैक अभी भी बना, मॉडर्न टेबल में भी बना हुआ है कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, ठीक है। बट जैसे फ्लोरीन है ये, तो फ्लोरीन की बहुत सारी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच करती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इसको वन या प्रॉपर्टी कौन कौन से मैच करती है ये भी आप देख सकते हो, जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, नहीं इनके एनायन बनाने की फॉर्मेशन देखो, तो जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 H- बनाएगा, ये भी F- बनाएगा, Cl- बनाता है, नहीं इनके वैलेंसी इसकी 1 होती है, 1 इसकी वैलेंसी होती है, 1 इसकी वैलेंसी होती है, नहीं तो वो प्रॉपर्टी सिमिलर है, नहीं ये भी नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो ये प्रॉपर्टी सिमिलर है। जैसे मैं इसको 1 लेता हूँ, मान लो लिथियम को 1 ले लिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट इसको मैं 1 मान लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, देखो सोडियम बेटा 8th आया, तो क्या बोल रहा है, जैसे सा रे गा मा पा ध नी सा, अगेन तो इस सा से सा रिजेंबल हुआ ना, यानी 8th नोट जो है ऑक्टेव का लास्ट नोट जो 8th नोट है सा, वो फर्स्ट नोट सा का ही रिपीटेशन है। वैसे ही जैसे वहां पे बोल रहे हैं कि म्यूजिक नोट्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज बढ़ती है, जब हम अगर गाते हैं तो जो नोट्स बढ़ रहे हैं सारे गा मा पा धा नी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपका जो आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। वैसे यहाँ बोल रहे हैं एटॉमिक मास बढ़ रहा है और हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे, और फर्स्ट जो हमारा ये एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी से ही रिजेंबलेंस है 8th वाले का, तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है, मैच कर रही है किससे, फर्स्ट वाले से। जैसे मैंने इसको फर्स्ट माना है तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8th, तो देखो यार सोडियम जो 8th आया ना, अब देखो सोडियम की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल मैच करती है, ये देखो एक ही फैमिली है, ये सोडियम भी अल्कली मेटल, ये भी अल्कली मेटल, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक लॉस करके प्लस वाला Li+ बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होते हैं 2,1 2,8,1, सिमिलर काइंड ऑफ कन्फिगरेशन भी इन लोग का है, तो प्रॉपर्टी सिमिलर है देखो, और ये उन्होंने बोला और कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। जैसे आपको मान लो बेरिलियम मान लो, आप बेरिलियम को मान लो 1, तो ये 1 है, तो 2 3 4 5 6 7 8th, दो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रही है,
दोनों देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली में रखे गए हैं, दोनों की वैलेंसी 2 है, दोनों के हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मूला सेम होगा, BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, जैसे यहाँ पे LiOH NaOH सेम सेम, यहाँ भी सेम सेम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखो सिमिलर कर रही है, सिमिलर इनकी प्रॉपर्टीज हैं, मैच कर रही हैं। तो ऐसे इन्होंने अपना ऑक्टेव लॉ दिया। ऑक्टेव मतलब जो म्यूजिक में 7 नोट होती है, 8th वाला फर्स्ट का रिपीटेशन होता है, टोटल 8 इन नोटों को मिला के हम बोलते हैं वो ऑक्टेव है, ठीक है। वैसे इन्होंने बोला कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिजेंबल करेंगी और 1 से लेके 8 करके ऐसे कई ऑक्टेव्स आप बना सकते हो, कहीं से बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया तो 8th इसका ये आया, इसको मैंने 1 बोल दिया तो 8th इसका ये आएगा, इसको 1 बोल दिया 8th इसका, इसको 1 बोलूंगा 8th ये आएगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, तो ये 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रही है। तो ये इन्होंने लॉ दिया न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको सबको। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी फर्स्ट एलिमेंट से, जस्ट लाइक म्यूजिक नोट्स में 8th नोट इज द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वन, रिजेंबलेंस ऑफ फर्स्ट वन, राइट। जैसे वहां पे नोट्स म्यूजिक नोट्स में फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज करती है, यहाँ एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है। ऐसे इन्होंने एक प्रॉपर ये टेबल बनाया, आप इसको आराम से यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आराम से बचा न्यूलैंड का ये जो टेबल है आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे करके पूरी टेबल बनी। इतने ही एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए, ठीक है। आप बोलोगे सर बाकी लोग क्या, बाकी लोग यहाँ पे नहीं है, सिंपल सी बात है, ये डॉबर्नियर का खुद का टेबल था, इन्होंने ऐसे बनाया। अब ये टेबल, सर ये टेबल अब कुछ दिक्कत तो होगी, तभी तो मॉडर्न पढ़ रहे हैं टेबल हम लोग, इसमें क्या दिक्कत आई फिर, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत देखो ये आई, आपको बता दूं मैं, चलो यहीं से बता देता हूँ सिंपल, या पहले आप इसको पढ़ लो, कोई बात नहीं। फर्स्ट इसका जो मेन ड्रॉबैक है यार न्यूलैंड का, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सा ये पूछता है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या होता है, मेन ड्रॉबैक्स क्या है उसके, ठीक है। तो आपको सिंपल बताना है कि ऑक्टेव लॉ क्या होता है, नहीं 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिजेंबल करेगी, जैसे कि 8th नोट जो होता है म्यूजिक में फर्स्ट वाले का रिजेंबलेंस होता है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है मेन में, वो देखिए पहला है इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, या जो ये कैल्शियम तक ही अच्छे से एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो ये दिक्कत होगा, दिक्कत कैसे होगा आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको मैं मॉडर्न टेबल दिखाऊं, उससे आप थोड़ा समझ जाओगे, नहीं ये 8th कैल्शियम के बाद क्यों नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे, जैसे कि कैल्शियम तक आप ये करोगे 1 से, किसी को आप 1 उठा लो और उसका 8th वाला मैच कर जाएगा कैल्शियम तक, कैल्शियम की कहानी है। उसके बाद एक नहीं होगा फिर, देखो जस्ट इमेजिन मैंने मान लो कि कैल्शियम को 1 ले लिया, ठीक है, इसको 1 ले लिया, तो ये 1 है अगर, तो 2 3 4 5 6 7 8 तो कोबाल्ट आया, तो कोबाल्ट तो इसी फैमिली में होना चाहिए अगर प्रॉपर्टी सेम, मतलब फैमिली सेम होती है, ये फैमिली बोलते हैं यार इनको, ठीक है। हम पीरियोडिक टेबल की लैंग्वेज में बता दूं आपको, ये जो वर्टिकल ये कॉलम्स होते हैं इन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप्स यानी फैमिलीज होती हैं, जितने भी लोग होते हैं इन फैमिलीज में, इन सभी लोगों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो ये देखो अगर इसको मैं 1 मान लेता हूँ तो 2 3 4 5 6 7 8 कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट का तो रिजेंबलेंस होना चाहिए कैल्शियम से, नहीं है। कोबाल्ट कहाँ रखा हुआ है, कैल्शियम कहाँ रखा हुआ है। अगर रिजेंबलेंस होता तो सेम फैमिली में रखे रहते, सेम फैमिली में यानी सेम ग्रुप में, सेम वर्टिकल कॉलम में होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो ये कैल्शियम तक ही वैलिड है। उसके बाद हाई जो हैवियर एलिमेंट्स है ना, उनमें ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं हो पाता है न्यूलैंड का। न्यूलैंड का बेटा ये जो ऑक्टेव लॉ है केवल कैल्शियम तक लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, हैवियर एलिमेंट्स के लिए आप जाओगे ना तो ये फिर वैलिड नहीं है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, आप कोई भी उठा लो, जैसे मान लो मैंने जिंक को ले लिया, इसको 1 मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रुबिडियम 8th। तो जिंक और रुबिडियम देखो कितना दूरी कितना ज़्यादा है, ये तो सेम फैमिली में होनी चाहिए अगर इनका प्रॉपर्टी रिजेंबल करता, ठीक है, नहीं है, ठीक है ना। तो एक ये सिंपल सा ये ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट सा दिमाग में रखना है कि ये लाइटर एलिमेंट्स तक बेटा ये वैलिड है, हैवी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। कैल्शियम तक ही वैलिड है, उसके बाद नहीं है। और देखो ड्रॉबैक्स क्या क्या है इसके। फिर है कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन which have very different properties than these elements। हाँ ये भी आपने देखो न्यूलैंड का जो टेबल था ना उसमें देखो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखो, ये आप देख रहे हो ना कोबाल्ट एंड निकल, ये लोग बेटा इसी में रखे हैं, देखो फ्लोरीन क्लोरीन वाली फैमिली में, ठीक है, हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो ये फैमिली हेलोजन की है
उसी फैमिली में रखे, जबकि कोबाल्ट निकल तो ये दोनों मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बहुत जुदा है, बहुत अलग है ये दोनों तीनों नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना। तो ये सिमिलर क्यों रखे गए हैं, सेम ग्रुप में क्यों रखे गए हैं, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। जबकि मोटिव ही टेबल फॉर्मेशन का क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को हमें सेम ग्रुप में रखना है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। तो ये भी इनका ड्रॉबैक है, ये आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, Fe was placed far away from cobalt and nickel। अच्छा ये भी देख लो भैया, लो आयरन देखो यहाँ रखा हुआ है ये देखो आयरन है, ये आयरन यहाँ रखा हुआ है, जबकि आयरन की प्रॉपर्टी, आयरन देखो ये मेटल है, कहाँ रखा है, देखो नॉन मेटल वाले ग्रुप में रखा हुआ है, ऑक्सीजन सल्फर ये सब क्या है नॉन मेटल्स हैं, वहाँ रखा हुआ है। और जबकि आयरन की प्रॉपर्टी मैच करती है इससे, इन लोग की फैमिली से, कोबाल्ट निकल से, तो यहाँ साथ में होना चाहिए, देखो साथ में होना चाहिए, इतना ज़्यादा दूरी, यहाँ से ये इतना दूर रख दिए, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले लोग को सेम साथ में ग्रुप में रखना चाहिए ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस इट वाज नॉट वैलिड। हाँ, अब इनर्ट गैस अगर आप बीच में ले आओगे ना, तो ये तो 8th वाला यहाँ भी 20 तक भी काम नहीं करेगा, आई मीन कैल्शियम तक भी काम नहीं करेगा जैसे कैसे कैसे बोलो, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये फ्लोरीन की बात बोलो, क्या नियॉन, अगर इनर्ट गैस आ गई तो नियॉन आ गई, नियॉन देखो यार यहाँ पे आएगी, राइट, फिर सोडियम यहाँ पे आएगा। अब देखो नियॉन कौन है, लिथियम कौन है, कहाँ सेम प्रॉपर्टी है, वो तो सेम फैमिली में आएगा ना, फिर तो अगर इनर्ट गैस को मैं यहाँ पे डाल दूँ तो सेम फैमिली में आएगा लिथियम के, तो नियॉन लिथियम का तो कहीं दूर दूर संबंध नहीं भाई, बहुत, ये नियॉन नॉन मेटल, ये मेटल, ये रिएक्शन नहीं करती है, ये बहुत अच्छा रिएक्टिव मेटल है, बहुत दूरी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो ये लोग क्या है, अगर आप नोबल गैस बेटा इंक्लूड कर लोगे तो ये 20 तक भी काम नहीं करेगा, और इनका जो टेबल है वो फेल हो जाएगा। तो ये था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ या न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमें दिमाग में रखना है। सिंपल क्या किया इन्होंने कि सभी जितने में एलिमेंट्स थे इन्होंने अरेंज किए, क्या किस ऑर्डर में अरेंज किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी फर्स्ट वाले से, ठीक है ना। और हमें दिमाग में रखना है कि जैसे नोट में होता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, 8th नोट फर्स्ट वाले का रिपीटेशन होता है, वैसे यहाँ एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिजेंबल करेगा। बट आफ्टर ये जो ड्रॉबैक्स आपने पढ़ने वो बता देना है कि हाँ ये कमियाँ भी थी, ठीक है। चलो मैं इसको यहीं बाइंड अप करता हूँ। ये है न्यूलैंड का जो प्रिंसिपल था ऑक्टेव, वो था। इसके बाद फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैं आपको बोलूँ पीरियोडिक टेबल के जनक जो बोले जाते हैं मेंडलीव साहब बोले जाते हैं, ठीक है। बड़े कमाल के आदमी थे ये, आपको पता चलेगा कैसे कमाल के आदमी थे, इन्होंने कितना बढ़िया मैजिकल क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। ये डोबर्नियर का आया, या लेवाइजर का जो आया था उसके पहले, और फिर इनका आया, न्यूलैंड का आया, फिर लोथरमेयर का भी आया था एक, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, मैंने अभी यहाँ नहीं पढ़ाया बिकॉज वो 9th और 10th में नहीं है, ठीक है। इसके सब क्लासिफिकेशन में जो ये कमियां थी देख रहे थे, ये मेंडलीव साहब आए फिर, ठीक है। इन्होंने क्या किया इनका प्रिंसिपल भी यार एटॉमिक मास ही रहेगा, अभी आप दिमाग में रखना है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया अलग तरीके से किया कुछ, ठीक है। क्या किया कि ये इन्होंने क्या किया कि यार ये बहुत सही कमाल के आदमी थे यार, उसमें 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे उस समय, और जितने भी 63 एलिमेंट नोन थे सबको उन्होंने अरेंज कर दिया। अभी तक ये तकलीफ थी कि जितने लोग थे सब अरेंज ही नहीं हो रहा पाया, ना डोबर्नियर कर पाया ना न्यूलैंड कर पाए, वो कर ही नहीं पा रहे थे, बाकी बच जा रहे थे। नहीं, ये पहले इंसान थे कि जितने लोग उस समय नोन थे वो तो अरेंज कर ही दिए, अब बाकी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट भी थे ना, तो उनको लगा कि नहीं इस जगह पे जब क्लासीफाई कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे लोगों को, तो बोले कुछ कुछ जगह पे प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, और इस पे कुछ एलिमेंट हैं जो अभी डिस्कवर नहीं है, वो आएंगे बाद में, जब डिस्कवर होंगे तो यही रखे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली, आपको बताऊंगा मैं डिटेल में अभी, ठीक है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि मेंडलीव ने उसमें 63 एलिमेंट्स नोन थे, सबके सब 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। और उनका प्रॉपर लॉजिक क्या था, मैं बताऊं उनका लॉजिक क्या, प्रॉपर उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे था बेसिकली, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज को लेके बैठे, एटॉमिक मास को उन्होंने जकड़ के नहीं बैठा, नहीं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे सबको, बस ऐसे उन्होंने प्रिंसिपल पकड़ा, किसका बोलो, प्रॉपर्टीज का, केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, among chemical properties Mendeleev treated formula of hydrides and oxides as one of the basic criteria
फॉर कैटेगराइजेशन। इन्होंने क्या किया, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए सबके, सभी एलिमेंट्स के, और उनकी प्रॉपर्टी को सिमिलर रखने के लिए, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए उन्होंने इसका यूज किया। कैसे, हाइड्राइड और ऑक्साइड आप समझते हो ना, जैसे मान लो बोलो सोडियम का हाइड्राइड क्या होता है, तो सोडियम का हाइड्राइड NaH होता है, राइट। आपको बता दो यार, हाइड्राइड जो आयन होता है, अगर आपने ऑब्वियसली पढ़े हैं आयंस, H- होता है हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो आप किसी का भी हाइड्राइड बनाओगे, उसके साथ इसको कंबाइन कर दो। आपको पता है क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, तो सोडियम आयन एवरीवन नोज क्या होता है, Na+ होता है। ये 1 यहाँ गया, ये 1 यहाँ आया, आपको पता है ये क्या बन गया, बोलो NaH, ये सोडियम का हाइड्राइड है, राइट। जैसे मान लो मैं बोलूँ मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम आपको पता है यार Mg2+ होता है, और हाइड्राइडन क्या होता है, बोलो H- होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये क्या होगा, ये 1 आया, ये 2 आया, बोलो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड का MgH2 आ जाएगा। जैसे एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो एल्युमिनियम आयन एवरीवन नोज क्या होता है, Al3+ होता है, राइट। हाइड्राइड आयन H- मैंने बताया आपको, ये 1 या यहाँ पे 3 आया, बोलो ये क्या बन जाएगा, AlH3 बन जाएगा। तो इन्होंने सबके हाइड्राइड्स लिए, और ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड जो बेटा आयन होता है वो होता है O2-। ऑक्साइड क्या होता है, बोलो O2-। तो O2- कैसे बने, जैसे मान लो मैं बोलूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम आयन सर होता है Mg2+, और ये ऑक्साइड आयन होता है 2-। क्रिस क्रॉस करो, 2 यहाँ लाओ, 2 यहाँ लाओ, तो बोलो अगर सेम सेम चीज़ें आती है हम लोग क्या इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं, तो ये 2 कट गया यहाँ से, ये MgO फॉर्मूला बन गया। जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम आंसर होता है Na+, ऑक्साइड होता है O2-, ये 2 यहाँ गया, ये बना यहाँ, या बोलो क्या फॉर्मूला बना, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया बेटा, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स इसका बेस लिया सब एलिमेंट्स के, ठीक है। और कैसे कैटेगराइज किया मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आगे मैं यहाँ पे आपको बता दूं सिंपल, ये समझो बच्चा इसको, देखो ही टूक 63 कार्ड्स, मैंने बोला ना उस समय 63 थे, सबके सबका इन्होंने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, आई मीन ये हाइड्राइड, सॉरी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को लेके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके इन्होंने क्या किया, ही टूक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की प्रॉपर्टी उन्होंने क्या की, अलग अलग, एक कार्ड में उस एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, दूसरे कार्ड में दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ऐसे करके जितने लोग थे सब लोग की प्रॉपर्टी एक एक कार्ड में ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, ही ग्रुप द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन इट ऑन द वॉल। मतलब क्या किया, फिर जिन लोग की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कार्ड्स को उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में रखा, एक वर्टिकल कॉलम में रखा, एक ग्रुप में रखा, एक फैमिली में रखा, ठीक है, और उनको पुट कर दिया वॉल में, ठीक है। फिर क्या बोला, देखो ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, ठीक है। आप 10th की NCERT पढ़ोगे, बड़ा अच्छा सा लिखा है ये, ठीक है। और जैसे आपसे बोलूँ मेंडलीव का प्रिंसिपल क्या था फॉर्मेशन का, तो बोलते हैं कि नहीं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा उन्होंने, गलत। ये आप नहीं बोलोगे एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे, ये गलत है। ये पता है मेंडलीव का जो बेसिक मोटिव था क्लासिफिकेशन का, वो था केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इन्होंने कैटेगराइज किया, और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको एक ग्रुप में रखा, ठीक है। जैसे मैं आपको मैंने बता दिया एग्जैक्टली ऐसे हुआ कि 63 एलिमेंट्स थे, उनके 63 इन्होंने कार्ड्स लिए और सभी एलिमेंट्स की एक एक कार्ड में प्रॉपर्टीज लिखी, और उसके बाद जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, सिमिलर थी, उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा, एक साथ रखा, अलग अलग ग्रुप में सब लोग को जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच कर रही थी। समझ में आ रही है मेरी बात, 63 एलिमेंट को लिया, ग्रुप में रखा ऐसे लोगों का जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर था। फिर बाद में ऑब्जर्व हुआ कि नहीं ये जो एलिमेंट्स रखे गए हैं तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे रखे गए हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्व हुआ। अब बोलोगे सर ऑब्जर्व क्या ऐसा एग्जैक्ट हो गया कि नहीं पूरा एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ही बढ़ रहा था, नहीं, बीच में आपको बताऊंगा एनॉमलस पेयर भी मिले। एनॉमलस पेयर मतलब जो ऑर्डर एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं मिला, कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको कि जिनके एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर उनका एटॉमिक मास होता मोटिव कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर पे रखोगे ये सबको, तो वो पहले क्यों हायर मास वाला लाते, पहले लोअर मास का लाते एलिमेंट देन हायर मास का लाते, आपको दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया क्योंकि उनका मोटिव ही था प्रॉपर्टीज, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको उन्होंने सेम ग्रुप में रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। फिर अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंडलीव का टेबल, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि उनका मोटिव क्या था। उन्होंने सब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एक कार्ड में रखा और इसे 63 कार्ड तैयार किए, जिन
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उन्होंने एक ग्रुप में रखना स्टार्ट किया और ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए। ऐसे बेटा टोटल 8 ग्रुप्स बने थे, 8 ग्रुप बनाए थे, 8 ग्रुप बनाए थे इसने मेंडलीफ ने, ठीक है। और 8 ग्रुप के बारे में फिर और उसने कुछ किया, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले समझते हैं इस बात को। तो ये जब बेटा बना लिया ग्रुप, ऐसे आपको मैं टेबल भी दिखाई दूँ, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा आप समझोगे उसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे ये देखो मैं क्या बोल रहा था आपको कि 63 एलिमेंट जो नोन थे उन्होंने जो प्रॉपर्टीज सिमिलर थे उनको साथ रखा। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं टेबल जो मेंडलीफ की टेबल है, ठीक है, कैसे यहाँ पे ये कुछ टर्म्स मैं आपको उनको क्लियर कर दूं पहले। ये आर यार वो एलिमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, आर एलिमेंट को शो कर रहा है, ओ वही ऑक्सीजन है, ऑक्साइड यानी, ठीक है। जैसे R2O, तो बोला कि जो फर्स्ट फैमिली में जो लोग रखे गए हैं ना उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, R2O फॉर्म का आएगा, R2। जैसे देखो Li2O, Na2O या H2O इवन ले सकते हो आप, K2O नहीं Rb2O, ये सेम टाइप के फॉर्मूलाज हैं। अच्छा ऑब्वियस सी बात है यार, सेम टाइप के फॉर्मूले अगर ये बना रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये R जो एलिमेंट है अगर ये बेटा O के साथ कंबाइन करके सेम टाइप का फॉर्मूला बना रहा है, R2O ही बना रहा है। ये जितने लोग हैं यहाँ पे, ये लोग O से कंबाइन करके किसी इंसान से मिल रहे हैं और मिलने के बाद सेम तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, सेम तरह का फॉर्मूला बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन लोगों की प्रॉपर्टी इससे रिएक्ट करने की सिमिलर है। अरे ऑक्सीजन से फर्स्ट फैमिली की जो रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तभी तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला यू आर गेटिंग। Li2O, Na2O, K2O, R2O जनरलाइज, उन्होंने जनरलाइज कर दिया R2O। तो सेम टाइप का फॉर्मूला सब लोग से आ रहा है, मतलब क्या कि सब लोग का इस इंसान से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी, रिएक्ट करने का नेचर सेम है, तो यानी इनकी प्रॉपर्टी क्या सेम है। और ऐसे ही इन्होंने सेम टाइप के फॉर्मूले आके उन्होंने क्या किया, उनको एक ग्रुप में रखना स्टार्ट किया। जैसे R2O वाले जितने फॉर्मूले मिलेंगे मुझे, मैं सबको ऐसे ही रखूंगा। जैसे यहाँ पे RO मतलब जैसे देखो BE=BeO, MgO, CaO, SrO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो देखो Mg की O से O2 से हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बन रहा है MgO बन रहा है, Ca का भी ऑक्साइड बन रहा है CO, तो सेम टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, यानी इनका ऑक्साइड बनाने का जो तरीका है वो सेम है, तो सेम प्रॉपर्टी है इन लोग की, तो इनको एक साथ इसे ग्रुप में रख दिया। RO टाइप के। R2O3 नेक्स्ट ऐसे R2O3 मतलब जैसे देखो Al2O3, Al वाली फैमिली, ये बोरॉन की फैमिली। एल्युमिनियम यहाँ देखो Al2O3 नहीं B2O3, Ga2O3, तो ये सब R2O3 टाइप के फॉर्मूले बनाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर सेम टाइप के फॉर्मूले आ रहे हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, तो इन लोग की प्रॉपर्टी सिमिलर है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से ये सेम रिएक्ट कर रहे हैं तो H से भी सेम रिएक्ट करेंगे या अदर एलिमेंट से भी सेम रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये लोग सेम ही टाइप का रिएक्शन कर रहे हैं किसी इंसान से। तो कोई ग्रुप में जितने लोग हैं वो सेम टाइप का रिएक्शन कर रहे हैं किसी इंसान से, मतलब क्या है, ये लोग की प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो आप इनको सेम ग्रुप में रखिए। इन्होंने ऐसे ही फिर डिवाइड किया। ऑक्साइड जैसे मैंने बोला RO2 मतलब CO2, SiO2, GeO2 सेम। अरे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जानते हो, CO2। देखो R2O5 जैसे N2O5, P2O5, फास्फोरस का बड़ा स्टेबल ऑक्साइड होता है P2O5 नहीं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जैसे ये इनके ऑक्साइड इस फैमिली के सल्फर के SO3 नहीं, सल्फर ट्राईऑक्साइड आप सबको पता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 तो बनता है ऐसे। R2O7 जैसे कैसे बनेगा, Cl2O7 नहीं, Br2O7 बनते। तो ऐसे ऑक्साइड बनाए इन्होंने। ऐसे जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड RH, RH2 जैसे देखो NaH, LiH, RH2 वाले में देख लो MgH2, BeH2, CaH2 मैंने आपको बताया। RH3 वाले में R मतलब ये लोग हैं, R क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, और H3 मतलब इस टाइप का फॉर्मूला बना रहे हैं, इस टाइप का रिएक्शन करके विद हाइड्रोजन इस टाइप का फॉर्मूला दे रहे हैं। और अगर सेम टाइप का फॉर्मूला दे रहे हैं तो इन लोग की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो उन्होंने क्या किया, जो RH3 वाले जितने भी कार्ड मिले उनको एक फैमिली में रख दिया, या R2O3 वाले जितने कार्ड मिले उनको एक ही फैमिली में रखा। तो देखो ये फैमिली रेडी हो गई, ये कॉलम रेडी हो गया। तो उनका मोटिव यही था, केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं यार लोगों, इन लोग का मास भी इंक्रीज कर रहा है। यू कैन सी इनका मास भी इंक्रीज कर रहा है। बट कुछ ऐसे पेयर मिले जहां पे मास गड़बड़ कर गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर गया, लेकिन उन्होंने उस पेयर को छेड़खानी नहीं की। फिर क्यों, इनका मोटिव था प्रॉपर्टीज, मास नहीं था। अगर मास होता तो ये पेयर उल्टा नहीं रखे होते, एनॉमलस नहीं होते। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखो कोबाल्ट निकल का, देखो यहाँ पे ये कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का मास देखो 58.93, निकल का मास 58.71,
अब देखो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज कहाँ कर रहा है ना, 0.9 0.7 तो डिक्रीज कर गया ना। तो अगर इनका एटॉमिक मास मोटिव होता तो उसको पलट देते, वो बोलते नहीं पहले निकल आएगा देन कोबाल्ट आएगा, क्योंकि मास इंक्रीज कराना है मेरे को। नहीं, उनको प्रॉपर्टीज पे इंटरेस्ट था, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया टेबल। ठीक है, चलिए तो मैं टेबल में और थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। देखो टोटल बेटा 8 ग्रुप बनाए, 8 ग्रुप बनाए मेंडलीफ ने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट्थ, ऐसे रोमन नंबर्स में नाम दिए। ठीक है, अब आगे सुनो, फर्स्ट से लेके सेवेंथ, फर्स्ट से बेटा सेवेंथ तक इन्होंने क्या किया, सभी ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट से लेके सेवेंथ तक के सभी ग्रुप को इन्होंने ए और बी, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए यू कैन सी थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, ए बी करके इन्होंने डिवाइड किया सब ग्रुप्स में, केवल 7 लोग को। एट्थ वाले को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। एट्थ में देखो 3-3 लोग के ग्रुप रखे हैं, 3-3 लोग के ट्रायड्स रखे हैं। ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हो ना, ये डोबर्नियर के ट्रायड्स नहीं है तो सर ट्रायड्स आपने बोला तो मैं एग्जांपल ही दे दूंगा। ठीक है, नहीं वो ट्रायड अलग थे। तो 3-3 लोग का देखो यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज किया और 8th ग्रुप इनको बोला था। अभी नोबेल गैस नहीं आई थी, इतना बढ़िया अरेंजमेंट इन्होंने किया मेंडलीफ ने। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना इंटरेस्टिंग इंसान था, क्योंकि देखो इसके बाद जब नोबेल गैस डिस्कवरी हुई तो बाकी देखो जो क्लासिफिकेशन थे नोबेल गैस डिस्कवरी के बाद फेल मार गए। जैसे हमने न्यूलैंड का देखा, नोबेल गैस डाल दो खत्म कहानी, एक भी नहीं चलेगा। इनका देखो चला, ये आप इसको मॉडिफाइड जो मेंडलीफ का टेबल देखोगे, अगर ये ओरिजिनल है, मॉडिफाइड देखोगे तो एक 0 ग्रुप करके दिया उन्होंने। नोबेल गैस जैसे डिस्कवर हुआ तो बोला कि नोबेल गैस आप आ गए हो, आपकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक ही फैमिली है आपकी, तो मैं देखो आपको प्रॉपर स्पेस दे रहा हूँ। और उन्होंने एक यहाँ पर बनाया अलग सा ग्रुप, 0 ग्रुप बोला उन्होंने क्या बोला उसको, 0 ग्रुप, और 0 ग्रुप में सभी नोबेल गैस रख दिया, जिससे इनका जो टेबल था ना वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हो ना। चलिए तो ये बेटा देखो फर्स्ट से लेकर 7th तक उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया, 8th में डिवीजन नहीं हुआ है। और जब नोबेल गैस डिस्कवरी हो गई तो उन्होंने अपना मेंडलीफ का है टेबल, खुद का टेबल मॉडिफाई किया थोड़ा, उन्होंने एक यहाँ पे ग्रुप प्रॉपर दिया, स्पेस दिया उसको, बोला ये 0 ग्रुप में आप रखो नोबेल गैस, कोई दिक्कत नहीं, मेरा टेबल मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जितने भी लोग थे सबको उन्होंने अरेंज कर दिया प्रॉपर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज जिनकी सिमिलर थी उनको एक ग्रुप में रखा, इनको उन्होंने वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला। और बेटा ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल ये रोज आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल रोज उन्होंने पीरियड से बोले। ठीक है, इनको बोलते हैं पीरियड्स, पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 ऐसे करके। ठीक है ना, चलो ये पॉइंट क्लियर आपको। तो ये मेंडलीफ की टेबल थी। आगे देखो देखते हैं क्या बात करें हम लोग। तो वही लिखा है, he observed that elements were arranged in the increasing order of atomic mass and there was the periodic occurrence of elements with similar properties। periodic occurrence का मतलब क्या है, वही कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद, इंटरवल मतलब टाइम, टाइम मतलब पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, मैच कर रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे आगे लेक्चर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, ठीक है, या व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक क्या बोला उन्होंने, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल, या पीरियोडिसिटी यहाँ पे क्या होती है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, ये देख रहे हैं एक सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेन टाइम या पीरियड के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस हो रहा है, मैच कर रही है। देखो जैसे ये लिथियम के बाद कुछ लोग मिले, उसके बाद फिर ये सोडियम यहाँ गिरा, एक ही कॉलम में गिरा। सोडियम के बाद कुछ लोग आएंगे, एक इंटरवल आएगा, उस इंटरवल के बाद फिर ये पोटेशियम यहाँ गिरा, इसकी देखो प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो ये होती है, ये होता है पीरियोडिसिटी, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वही लिखा यहाँ पे, सिंपल क्या बोलो यहाँ पे कि he observed that elements were arranged in the increasing order of atomic mass and there was the periodic occurrence of elements with similar property। periodic occurrence मतलब एक certain interval के बाद similar property वाले लोग मिलेंगे, एक सर्टेन इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले लोग मिलेंगे, एक सर्टेन इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले लोग मिलेंगे, ये है पीरियोडिक अकरेंस। ठीक है, पीरियोडिक इंटरवल टाइम। ठीक है, चलिए और बोलो क्या बात कर रहे थे हम लोग। अब देखो इन्होंने जब देखा ना तो पीरियोडिक जो अकरेंस इन्होंने देखा तो उसके आधार पर उन्होंने एक लॉ दे दिया, पीरियोडिक लॉ दिया। फर्स्ट टाइम दुनिया को एक पीरियोडिक लॉ मिला। पीरियोडिसिटी की बात तो यार सबसे पहले बताऊं डोबर्नियर ने की थी। ठीक है, मैं बताऊं डोबर्नियर ने बताया था ना कि नहीं देखो इन लोग की प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का ऐसे लिया, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्रायड लिया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम का लिया था ट्रायड, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो पीरियोडिसिटी के बारे में एक्चुअली बात की थी सबसे पहली बार एक्चुअली तो डोबर्नियर ने की थी, बट उन्होंने कोई ऐसा लॉ नहीं दिया था, ऐसे दुनिया को
पीरियोडिसिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मेनलीफ ने प्रॉपर एक पीरियोडिक लॉ दिया। इन्होंने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये क्या बोल रहे हैं कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास के बाद, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक, क्योंकि देखो यार एलिमेंट्स किस ऑर्डर में बोलो अरेंज है, एलिमेंट्स बेटा किस ऑर्डर पे अरेंज है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास के बाद आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है द एटॉमिक मासेस का। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? वही पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद इन लोग की प्रॉपर्टीज का क्या होना, सिमिलर होना, पीरियोडिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वही लिखा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिकली मैच करेंगी, पीरियोडिक फंक्शन है। आप किसका पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक मास का, यानी एक सर्टेन एटॉमिक मास के बाद इन लोग की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, पीरियोडिक होंगी। पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद। अच्छा, हम पता है पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि पीरियोडिक का मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद, टाइम के बाद, पीरियड के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद इन लोग की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच करती हैं, तो पीरियोडिक है। और जितने एलिमेंट्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज हैं, इसलिए बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। नाम ऐसे नहीं पड़ गया। तो पीरियोडिक, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक हम जो बोल रहे हैं टर्म, उसको समझते हैं पहले कि एक सर्टेन इंटरवल एटॉमिक मास के बाद, ये मेंडलीफ का टेबल लॉ है, मॉडर्न लॉ नहीं है, मॉडर्न लॉ डिफरेंट है, ठीक है। तो मेंडलीफ का जो टेबल का लॉ है क्या बोलता है, पीरियोडिक लॉ, ये बोलता है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास के बाद आपको इन लोग की प्रॉपर्टीज में क्या होगा, रिजेम्बलेंस मिलेगा, सिमिलर होंगी, मैच करेंगी, ठीक है। तो वही लिखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है। दो लॉज हैं क्लियर, मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो लास्ट वाला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट दोनों लॉ में एक लॉ श्योर पूछा जाता है, ठीक है। मेंडलीफ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड क्लासिफिकेशन में पढ़ने हैं। तो मेंडलीफ दो पीरियोडिक लॉ बेटा क्या बोलता है, सिंपल हमें एक लाइन में बोलना है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास है अभी सीन में, एटॉमिक नंबर कहीं नहीं है सीन में अभी तक, मेंडलीफ तक, उसके बाद आएगा मोजले वाले टेबल में एटॉमिक मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस। तो ये सिंपल इनका पीरियोडिक लॉ हो गया, ठीक है। तो देखो ये टेबल थी मेंडलीफ की, सिंपल ऐसे इन्होंने डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, मैंने आपको बता दिया। इसकी बहुत सारी मेरिट्स थी, आपको बता दूं मैं यहाँ पे, जैसे ऑल द 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड एट दैट टाइम, यानी उस समय बेटा 63 लोग नोन थे, सबको अरेंज कर दिया, ठीक है, पहला बात। नेक्स्ट मैं आपको जो बता रहा था, जादू क्या है देखो, he left places vacant for unknown elements in periodic table। कुछ इन्होंने स्पेस वैकेंट छोड़ दिए। ये जब रख रहे थे लोगों को तो देखा होगा कि यार कि ये जो इंसान है इस वाले ग्रुप से तो मैच नहीं कर रहा, तो ये यहाँ का नहीं, ये और आगे का है, तो यहाँ का एक इंसान मिसिंग है। मैंने बोला ना, जैसे कार्ड जब लगा रहे होंगे तो पाया गया होगा यार कि इस फैमिली में ये एक स्थान मिसिंग है, यहाँ वाला तो जो मैं रखने वाला हूँ एलिमेंट, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही है, तो आगे वाला प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। यहाँ तो कोई मिसिंग है, यहाँ कोई मिसिंग है, उन्होंने ऐसे बॉक्स छोड़ दी वैकेंट स्पेस। मतलब ये जादुई इंसान कैसा है, मतलब जितने उस समय लोग हैं सबको अरेंज कर ही दिया, जो लोग अभी पैदा नहीं हुए उनका भी फ्यूचर डिसाइड कर दिया कि ये इंसान यहाँ पे पड़ेगा, डिस्कवरी होगी, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर इस फैमिली से मैच करेगी, ये मैंने स्पेस छोड़ दिया है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको, एल्युमिनियम के नीचे उन्होंने एक स्पेस छोड़ा बेटा, ठीक है। एल्युमिनियम वाली फैमिली आपको पता है ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ एल्युमिनियम के जस्ट नीचे इन्होंने एक स्पेस छोड़ा और उसका ऐसे हाइपोथेटिकल नाम दे दिया एका एल्युमिनियम करके। एका एल्युमिनियम मतलब यहाँ पे एका मतलब है कि बिलो 1, ठीक है। यहाँ मतलब है एका मतलब बिलो 1, यानी एल्युमिनियम के जस्ट नीचे वाला एक हाइपोथेटिकल नाम दे दिया एका एल्युमिनियम, यानी बिलो 1 एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के जस्ट एक बिलो स्पेस पे, एक पोजीशन पे एक एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, और जब डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी इसी ग्रुप के मेंबर से मैच करेगी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो एक एल्युमिनियम बोला, बाद में जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट का नाम बोलो क्या रखा गया, आपको पता है, गैलियम। बोरॉन फैमिली का थर्ड मेंबर बोरॉन, एल्युमिनियम, फिर ये गैलियम बेटा जो डिस्कवर हुआ बाद में, गैलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम वाली फैमिली से मैच करी और वहीं रखा गया, अभी भी है वही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उस समय हाइपोथेटिकल नाम रखा गया था एका एल्युमिनियम। जैसे इसमें देखो, आप मैंने एक एग्जांपल और दिया है, सिलिकॉन, एका सिलिकॉन के नीचे रखा गया। आपको पता है इसका नेक्स्ट फैमिली है जो ये
कार्बन की फैमिली जो है, ये स्पेस बेटा, ये स्पेस छोड़ा गया, उन्होंने बोला ये एक सिलिकॉन है, जब डिस्कवर होगा इसकी मैच करेंगे प्रॉपर्टी इसी फैमिली से, और मैच की। ये कौन बोलो बेटा, ये हमारा जर्मेनियम, ये गैलियम था, ये जर्मेनियम है जी, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये डिस्कवर हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी मैच की फैमिली से। तो ये बड़ी बात थी कि जितने लोग हैं उनको तो अरेंज कर ही दिया, और जो अनडिस्कवर्ड लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी उन्होंने मिसिंग पाई कि यहाँ पे ये तो इंसान नहीं जो मैं रखने वाला हूँ, ये तो अगला मेंबर है या अगली किसी और फैमिली का है, यहाँ वो मिसिंग है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रही, तो उन्होंने स्पेस छोड़ दिया, बोला कि यहाँ पे भी नहीं आया है, डिस्कवर होगा तब यहाँ रखना, फिर उसकी प्रॉपर्टी मैच करेंगे, ऐसा हुआ फिर। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए यार, यहाँ पे क्या है, मैंने बता दिया नाम आपको। ये और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बड़ा क्रूशियल, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं यार सभी के, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन आप सभी क्लासिफिकेशन में बोल सकते हो ड्रॉबैक है, अभी भी बना हुआ है, इवन मॉडर्न टेबल का भी ड्रॉबैक है हाइड्रोजन पोजीशन, ठीक है, और ये इनका भी है, ठीक है। तो ये अभी हम मेरिट्स की लेकिन बात कर रहे हैं, तो कि मेरिट्स क्या क्या है, फिर डीमेरिट्स की बात करेंगे अभी। मेरिट्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट्स है कि इनकरेक्ट एटॉमिक मास करेक्टेड लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। पता है गोल्ड प्लेटिनम जैसे लोगों के एटॉमिक मास उस समय करेक्ट नहीं थे, उन्होंने करेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा मेरिट फॉर्म में आता है, मेरिट में लिखना आपको इसको, कि कुछ इनकरेक्ट मासेस थे लोग एलिमेंट्स के, उनको उन्होंने करेक्ट किया, और पता है किस आधार पे करेक्ट किया, तो वही वो पूरा स्ट्रिक्ट रहे कि नहीं मेरे को केमिकल प्रॉपर्टीज के ऑर्डर पे ही रखना है लोगों को, जिनकी फैमिली में यानी किसी फैमिली में वही लोग रखे रहेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, मैच करेंगी। एटॉमिक मास वाज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वाज केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके चक्कर में उन्होंने प्रॉपर फिर कुछ लोग के जो इनकरेक्ट मासेस थे उनको उन्होंने करेक्ट किया, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बेटा मेरिट्स थी मेनलीफ टेबल की, आपको बहुत दिमाग से अच्छे से इसको बिठाना है, ठीक है। अब डीमेरिट्स ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं, ड्रॉबैक्स भी ऑब्वियसली हैं, ठीक है। चलिए ड्रॉबैक्स का क्या यार, ही हैज नॉट प्लेस सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। हाँ यार ये दिक्कत है। आइसोटोप कैसे, देखो यहाँ पे आइसोटोप सबको पता है क्या होता है, राइट। अब बेटा सबको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप मतलब होता है जिनके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास लेकिन डिफर करते हैं। एटॉमिक नंबर उसमें आया नहीं था, अभी ये ड्रॉबैक बन गया, बिकॉज देखो जिनके मास डिफर कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो मेनलीफ क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो है वो किस आधार पे है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखे गए एलिमेंट। तो अगर एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है तो जितने भी लोग का एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा उनको अलग अलग स्पेस मिलना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं कार्बन का, तो कार्बन मान लो बेटा ये 3 आइसोटोप मेनली जो हमें मिलते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास तो अलग है ना, इसका 12 है, इसका 13, इसका 14। तो अगर इनके मास इंक्रीज कर रहे हैं तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मास लगा रहे हो, आप बोल रहे हो, तो इनको आप अलग अलग पोजीशन दो। आप C12 को एक पोजीशन दो, C13 को एक अलग पोजीशन दो, 14 को नेक्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए टेबल में, बट नहीं, केवल एक ही पोजीशन मिली कार्बन को, बोले इसी में रखो अपना तीनों आइसोटोप, हम नहीं देंगे 12, 13, 14 के लिए अलग जगह। तो ये ड्रॉबैक है मेनलीफ के टेबल का, है कि नहीं। अरे आप बोल रहे हो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लोगों को स्थान दिया गया है, तो 12 वाले को एक स्थान मिला, 13 को अलग स्थान, अगला स्थान में अगला रूम मिलना चाहिए, 14 को अगला रूम मिलना चाहिए, नहीं आइसोटोप भैया एक ही रूम में रहो, हो तो कार्बन ही, ऐसे बोल दिया। तो ये ड्रॉबैक है, आइसोटोप्स की पोजीशन वाज नॉट क्लियर्ड, तो ये ड्रॉबैक है बेटा उसका टेबल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ड्रॉबैक देखिए, पढ़ते हैं क्या है। पोजीशन ऑफ, मैंने बोल दिया एच की पोजीशन तो सब में ड्रॉबैक है, अभी भी बनी हुई है, इसका पोजीशन क्लियर नहीं है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है हाइड्रोजन फैमिली से भी मैच करती है, और फर्स्ट फैमिली जो एल्कली मेटल की फैमिली है उससे मैच करती है, तो एग्जैक्ट पोजीशन वो भी दिक्कत बनी हुई है। और वही मैंने आपको बताया ना एनॉमलस पेयर वाली बात, देखो यहाँ पे अगर एटॉमिक मास मोटिव होता तो ये दिक्कत नहीं आती। जैसे आपको मैंने कोबाल्ट और निकल का दिया एग्जाम्पल, वैसे देखो ये आर्गन और पोटेशियम का देखोगे आप अगर, तो आर्गन पहले रखा हुआ है, नोबल गैस डिस्कवर हो गया, और फिर यहाँ पोटेशियम आता है, राइट। तो आर्गन तो बेटा 40 है ना, और ये कितना होता है 39, तो पहले 40 फिर 39, ये तो डिक्रीज कर गया एटॉमिक मास, जैसे वो एनॉमलस पेयर मिला था आपको कोबाल्ट और निकल का, नहीं। तो ऐसे ही ये एनॉमलस पेयर भी, ये ड्रॉबैक है मेनलीफ की टेबल का, यहाँ भी एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनका वो एक्चुअली मोटिव था ही नहीं ना, ठीक है। लेकिन आप अगर लॉ दे रहे हो कि नहीं पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, तो ड्रॉबैक तो लोग बोलेंगे इसका है, और है ड्रॉबैक वो, ठीक है। तो ये मेन ड्रॉबैक्स है मेनलीफ की टेबल के, ठीक है। तो आपको मेनलीफ टेबल के बारे में बस इतना ही समझना है, अच्छे से आपको इसको समझना है, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन आपको मॉडर्न टेबल पढ़ना होता है, जो कि हेनरी मोजले ने बनाया, ठीक है, साथ में अपने कुछ साइंटिस्ट लोग के साथ, और एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की। ये प्रॉपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मॉडर्न टेबल। या आज हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं, हमने पहले डोबर्नियर को पढ़ा, फिर न्यूलैंड को पढ़ा,
और फिर ये हमने मंडलीफी टेबल को पढ़ा, स्टडी किया। आप इनको अच्छे से कवर करेंगे, फिर आगे बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हैव अ गुड डे।